प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स वॉइस ऑफ पीपल और मैं आपका अपना अमनदीप पंडित। अब आज हम बात करेंगे कि लोकसभा के चुनाव तो शुरू होने वाले हैं, गहमा गहमी चल रही है। प्रचार तंत्र, पहले चरण का जो चुनाव है वो जल्द ही है, लगभग 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। और किस प्रकार का चुनाव चल रहा है, विपक्ष की क्या रणनीति चल रही है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, एनडीए क्या कर रहा है और इंडी गठबंधन क्या कर रहा है और कांग्रेस क्या कर रही है और बाकी जो इंडी गठबंधन के जो साथी हैं, सहयोगी दल हैं, उनकी क्या रणनीति है अपने प्रदेश में, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये चुनाव एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम ये चुनाव भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष का ये आरोप है, राहुल गांधी का ये आरोप है और उसके अंदर जो उनका साथ दे रहे हैं उसमें अखिलेश यादव भी हैं, डीएमके के नेता मुख्यमंत्री हैं जो स्टालिन भी हैं तमिलनाडु के, और भी बहुत सारे अन्य नेता हैं जो कि ये बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह बने हुए हैं, प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि कब कब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसके क्या क्या कारण थे, क्या मुद्दे थे, चाहे वो 1970 का चुनाव हो, चाहे फिर 1989 का चुनाव हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जब 1996 में एक बार 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर उसके बाद कार्यकाल पूरा करने की सरकार बनी, और उसके बाद फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने अपनी 2 सरकारें चला ली हैं। इन सब बातों पर हम आज जोर डालेंगे, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार कब कब सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ। तो हम बात करते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही रामलीला मैदान दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की विपक्ष ने, जिसका नाम रखा लोकतंत्र बचाओ रैली। उस लोकतंत्र बचाओ रैली के अंदर ये नारा गढ़ने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को डराकर धमकाकर अपने पाले में ला रहे हैं। कई तो ऐसे नेता हैं कि जो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं दूसरे पक्ष में आकर, और फिर भी इस प्रकार से कि एक माहौल ये क्रिएट किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और सिर्फ और सिर्फ एनडीए ही दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव ना तो विकसित भारत बनाने का है, ना ही युवाओं को रोजगार देने का है, ना ही भ्रष्टाचार मिटाने का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पर भी 2024 के बाद कोई आम चुनाव ना हो। ये राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी इसके पीछे तर्क भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से नेताओं को डराकर, धमकाकर, जेल में डालकर, ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर, वो कहते हैं कि भारतीय चुनावी इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव घोषित होने के बाद ईडी सीबीआई अपना काम कर रही हैं और 2-2 पदासीन मुख्यमंत्रियों को, हालांकि जो हेमंत सोरेन थे झारखंड के, उन्हें पहले ही पता लग गया था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हुए जेल में चले गए हैं। ईडी के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया, 9 बार सम्मन दिया गया था, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं हुए, तो ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज दिया और अब वो तिहाड़ जेल में है और कहा जा रहा है कि वहीं से सरकार चलाएंगे। लेकिन कुछ दावे ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं कि कब तक वो सरकार जेल से चला पाएंगे। तो हमें ये लगता है कि जो उनकी धर्मपत्नी है, पूर्व IAS हैं, वो भी सुनीता केजरीवाल, वो मैदान में आ सकती हैं। जिस प्रकार की चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो लगता है कि इतिहास फिर अपने आप को दोहराने जा रहा है और सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली की बन सकती हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कि जब भी सत्ता बदली है तो कोई उस सत्ता विरोधी अभियान का कोई ना कोई अगुवा रहा है, नेता रहा है, कोई उसका चेहरा बना है। आप देख सकते हैं 1977 के अंदर जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही बड़े चेहरे, और वो खुद सत्ता में नहीं आए, उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे दलों को इकट्ठा कर दिया जो कभी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना पसंद करते थे, और इंदिरा गांधी भगाओ, देश बचाओ, ऐसे नारे गढ़े गए। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो बात बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं सत्ता परिवर्तन हुआ, हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध चलाया
और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ उन्होंने विपक्षी दलों का गठबंधन बनाकर कांग्रेस के खिलाफ और 85 सीटें जीती 90 में से। और ये वही देवीलाल है जिन्होंने हरियाणा में सत्ता बदली, उसके बाद जनता दल में वो गए, जनता दल की गठन हुआ और वीपी सिंह जो कि वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री थे, बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री थे राजीव गांधी की गवर्नमेंट में, और उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो वीपी सिंह थे उन्होंने बोफोर्स तोप का मामला उठाया था कि बोफोर्स तोप के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, दलाली खाई गई है बोफोर्स तोपों की खरीद में, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था और राजीव गांधी को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2-3 चुनाव की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो 1977 का हो, चाहे वो फिर उसके बाद 1987 का हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो और 1989 का आम चुनाव हो। तो उसमें जो 1989 का आम चुनाव था उसमें जनता दल को अच्छी सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टीज का जो गठबंधन था, चाहे उसमें सीपीआई है, सीपीएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये सब नेता इकट्ठे होकर 2 धड़े बाहर से समर्थन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन 1977 में जनसंघ का विलय किया गया था जनता पार्टी में और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो ये 2 जो आम चुनाव हम बात कर रहे हैं 1977 और 1989 की, उसके दौरान क्या हुआ कि इस प्रकार का एक नैरेटिव घड़ा गया, एक चेहरे सामने थे, लेकिन उन चेहरे का अभाव और नैरेटिव का अभाव, नारों का अभाव, वो हम इस चुनाव में देख रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रजातांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का विकल्प, या हम कहें कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने वाला चेहरा, एकमात्र चेहरा, या यूं कहें कि विपक्ष की आवाज का चेहरा अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका कारण है कि विरोधाभास बहुत है। पहले जब इंडिया गठबंधन का अलायंस जो हुआ, गठन हुआ, अलायंस बना, तो उसके अंदर नीतीश कुमार भी थे जिनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, बिहार के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के यादव के बेटे, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इन तीनों की साझा गठबंधन सरकार थी। तो उस सरकार को छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा है और वेस्ट बंगाल की लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। बहुत बड़ा विपक्षी चेहरा है, बड़े ही अग्रेसिव तरीके से कैंपेन करती हैं, बंगाली अस्मिता का जो झंडा पुरजोर बुलंद करती है और कहती हैं कि वेस्ट बंगाल भारत का एक द्वार है, भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का आईना भी कहती हैं वो अपने आप को, अपने स्टेट को। और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत पुरजोर तरीके से उनका विरोध करती है, चाहे जो स्टेट के अधिकार देने के हों या सीएओ हो, यूसीसी हो, जहाँ पर भी उनको ये लगता है कि मेरे राज्य को कुछ नुकसान होगा या मेरे वोट बैंक को नुकसान होगा, तो वो बहुत ही मुखर हो जाती हैं। वो वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री थी, तब भी वो इसी तरीके से अपनी दिखाती थी अपनी कि भाई मैं हूँ तो ये सरकार है, अगर मैं नहीं तो सरकार गिर जाएगी, और वाजपेयी साहब उनको बड़े अच्छे तरीके से मनाते भी थे। तो हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार ये विपक्षी जो गठबंधन था अभी इंडी गठबंधन, इसमें बिखराव कैसे हुआ। उसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हरियाणा के अंदर इन्होंने आईएनएलडी को शामिल नहीं किया, लेकिन जब तक आप बड़ा दिल करके, जब तक आप कांग्रेस बड़ा दिल नहीं करेगी, तब तक विपक्षी एकता संभव नहीं है, क्योंकि विपक्ष के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। और अगर कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन करना है, कांग्रेस को बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तो उसको कुछ त्याग करना पड़ेगा, अपनी त्याग की भावना दिखानी पड़ेगी, बड़ा भाई बनना पड़ेगा। ये अब वो जमाना नहीं रहा है जब कांग्रेस की तूती बोलती थी हर जगह, क्योंकि आप देखिए कि बिहार और यूपी 2 बड़े राज्य हैं और महाराष्ट्र है। कहीं पर भी आप बड़े राज्यों में देख लीजिए जहां पर लगभग आधी सीटें हैं लोकसभा की, अगर हम 5-6 राज्य लगा लें, तो कांग्रेस वहां पर लैग कर रही है, कांग्रेस वहां पे बहुत पीछे चली गई है। और अब वो गठबंधन में भी है तो दूसरे साथी के रूप में, ना कि पहले साथी के रूप में, अगुवा नहीं है उस गठबंधन की, वो पिछुआ है उस गठबंधन में, कि उसको अपने हित साधने पड़ रहे हैं दूसरी क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर। चाहे हम यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ, बिहार की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर उसके साथ 2 और पार्टनर हैं, जिसमें कि आपका शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट है, क्योंकि 2 पार्टी 2 डिवाइड हो गई है, भतीजे अलग चले गए हैं जो कि बीजेपी के साथ चले गए, अजीत पवार।
तो इस तरीके से आप देखिए कि वहाँ पर भी पार्टी पीछे है। तमिलनाडु में हम बात करें तो वहाँ पे डीएमके आगे है। कभी तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आज से कई वर्षों पहले। कांग्रेस ने धीरे धीरे अपना आधार खो दिया, क्योंकि वहाँ पर उनके जो क्षेत्रीय क्षत्रप थे वो आगे बढ़ते गए और वो पार्टी से बड़े होते गए। टाइम रहते कांग्रेस ने उन पर अंकुश नहीं लगाया और इस प्रकार से वो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे। वो नेता, बहुत सारे उदाहरण हैं, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ हैं, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत हैं, सब अपनी मनमानी चला रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व की कोई नहीं मान रहा। और अगर आप हरियाणा में भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धड़ों में बटी हुई है कांग्रेस। पिछले 10 साल से संगठन नहीं बना है। यदि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं तो आपको कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, जनता के हित के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। एक मुद्दे की मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, एलपीजी सिलेंडर, कुकिंग गैस, घरेलू गैस जिसको कहते हैं। आप देखिए कितना विरोधाभास है। एक तरफ हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, राजस्थान में अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र में बीजेपी की सरकार। चुनाव से पहले 100 रुपये कम कर दिए गए, जो कि बहुत ही नाकाफ़ी है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उससे पहले उनका नारा होता था, महंगाई पर बार अब की बार मोदी सरकार, बंद करो ये बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन क्या आप देख सकते हैं, क्या महंगाई कम हुई, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? आप देख सकते हैं, खुद आप इसका अंदाज़ा लगाइए। मैं क्या कह सकता हूँ, आपको खुद को पता है कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर आपकी नाकामी है। विपक्ष को ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम नैरेटिव गढ़ सकते हैं। तो 1977 की हम बात करें तो उस समय बिल्कुल ही संगठित था विपक्ष। 1989 की बात करें तो भी संगठित था विपक्ष। तो विपक्ष को संगठित होना पड़ेगा, और अगर बीजेपी का आपको मुकाबला करना है, एनडीए का मुकाबला करना है, तो आपको अग्रेसिव होकर आगे आना पड़ेगा, और ये भूमिका कांग्रेस को निभानी पड़ेगी। देखता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इसको समझ पाती है ये या नहीं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें इंडिया टाइम्स।